हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो 2 लेक्चर अभी कंप्लीट किए हैं, अब हमारा आज का तीसरा लेक्चर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा? पहले लेक्चर में एनवायरनमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल था उसको समझा, उसके कंपोनेंट को समझा। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट में पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने बायोस्फीयर एंड बायोम के बारे में पढ़ा था, और आवास क्या होता है, निकेत क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, जिसको आवास को इंग्लिश में हैबिटेट बोलते हैं, निषेध, ये क्या होते हैं, इनको हम समझे। अब आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी क्या होता है, इसको पेन कॉपी आप लेके तैयार हो जाइए। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार रेडी रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी। ठीक, आप देखिए, मैंने आपको बताया था एक में कि लॉजी वर्ड जो होता है वो किसको दिखाता है? अध्ययन को दिखाता है। लॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जो भी कहीं भी लॉजी आ जाए तो अध्ययन दिखाता है। इकोलॉजी वर्ड, तो देखो इकोलॉजी वर्ड का अगर हम देखें कि कब से शुरू होता है, तो सबसे पहले व्यक्ति हैं जो हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, जो इकोलॉजी है वो स्टार्टिंग में इकोलॉजी वर्ड नहीं था, वो था ओइकोलॉजी। क्या था? ओइकोलॉजी लिख लीजिए। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल द्वारा ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए इसको, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जो हमारे रहने का स्थान है उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? वो ओइकोलॉजी कहलाएगा। और यही ओइकोलॉजी वर्ड जब आगे कुछ समय बीता तो इसी ओइकोलॉजी शब्द को हम क्या बोलने लगे? इकोलॉजी या इकोलॉजी। क्या बोलने लगे? इकोलॉजी। ठीक, हिंदी में से बोलते हैं पारिस्थितिकी। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकी। दोनों आप नोट करिए, इकोलॉजी और इसकी हिंदी है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी क्या है? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा सर्वप्रथम ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा के लिख लीजिए कि सर्वप्रथम, अगर एग्जाम में आ जाए कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा सर्वप्रथम ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। दोनों शब्द एक ही हैं। ये पहले यूज होता था, बाद में आगे चल के ये यूज होने लगा। ठीक, और ओइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो रहने के स्थान का अध्ययन जो है वो क्या है? इकोलॉजी या ओइकोलॉजी है। यही ओइकोलॉजी आगे चल के इकोलॉजी बनता है। अब चलते हैं, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि ये शब्द आया कहां से, और इसका जो वर्ड का मीनिंग है, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, उसको हमने देखा। अब हम चलेंगे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे। किसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो कहा जाता है कि यह वह विज्ञान है, इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, देखना, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के जीव और जो भौतिक पर्यावरण है उसके मध्य क्या अंतर संबंध है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो अगर इकोलॉजी पूछे तो क्या है? इकोलॉजी ये स्टडी, ये क्या है? यह विज्ञान है, यह अध्ययन है किसका? जीवों का और भौतिक पर्यावरण और उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन है, वो कहलाता है
पारिस्थितिकी। तो आपने यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इकोलॉजी किसने शब्द दिया? अर्नेस्ट हैकेल। ये नाम भूलना मत, एग्जाम में आपके स्टेट लेवल एग्जाम या एसएससी वगैरह में पूछा जा सकता है कि किसने पहली बार इस शब्द को दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, तो हमने यहां समझा क्या? पारिस्थितिकी के बारे में। अब अगला शब्द हमारा है, देखो पूरे एनवायरनमेंट को समझने के लिए कुछ कीवर्ड है, उनको आप समझना जरूरी है। जैसे एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। नहीं आप उलझ जाएंगे कि यार ये एनवायरनमेंट तो कह रहे हैं, ये होता क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है। अब देखो, अब आते हैं हम अपने शब्द इकोसिस्टम पे। हिंदी में इसको लिखिए इकोसिस्टम, हिंदी में लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र। लिखिए इकोसिस्टम, ब्रैकेट में लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, लिख लिए। अब देखो इकोसिस्टम, ये जो शब्द दिया गया है सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया या यह शब्द किसने दिया था। तो किसने दिया था? एजी टांसले के द्वारा। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टांसले के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा इकोलॉजी, और एजी टांसले द्वारा किसका? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। देखो ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिस्टम अर्थात ये एक तंत्र की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये इकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है, लॉजी है, ये स्टडी है या विज्ञान है, अध्ययन है किसका? जीवों का और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। और तंत्र क्या होता है? यह बताता है जीव मंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये लिख लीजिए, जीव मंडल के या जैव मंडल के, बायोस्फीयर के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। और इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है? पारस्परिक क्रिया को इसमें केंद्र बिंदु पर रखा गया है, इसलिए इकोसिस्टम को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर की क्रियात्मक इकाई के रूप में इकोसिस्टम को जाना जाता है। लिख लीजिए इसको, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। ठीक, ठीक है, तो आप समझे इसको। इकोसिस्टम में जैसे हम बोलते हैं कि मरीन इकोसिस्टम है, हाँ, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो गया या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो क्या हो गया? उस जैव मंडल के सभी संघटकों के समूह जो आपस में कैसे क्रिया करते हैं, आपस में जो क्रिया करते हैं, जो आपस में सम्मिलित रूप से क्रिया करते हैं, उन सबको आप शामिल कर लीजिए, तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं कि कैसे इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और कैसे चीजें काम करती हैं, हम उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। आप उसको नोट कर लीजिए। शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया और यह एक प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ठीक, तो आपने यहां समझा इकोलॉजी और इकोसिस्टम को। देखो इकोसिस्टम में क्या होता है ना, एक क्षेत्र विशेष की बात की जाती है। जैसे हमने कहा ना कि मरीन इकोसिस्टम हो गया, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हम बोलते हैं। तो अब क्या हो गया, अब इस समुद्र के अंतर्गत जो भी जीव हैं, ठीक है, वो आपस में कैसे, जो आपस में क्या करते हैं, आपस में पारस्परिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में क्रिया में सम्मिलित होते हैं, वो सभी, इन सभी का जो समूह है क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। एक सीमित क्षेत्र, एक स्पेशल विशेष क्षेत्र, तो वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम में कैसे
वर्क होता है। तो आप इसको नोट कर नहीं किए हो तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो इकोलॉजी को किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने, और इकोसिस्टम को टांसले ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे काम होता है। देखिए, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे अपना हम देखते हैं अपने स्थल मंडल पे, तो किस प्रकार से अपना इकोसिस्टम वर्क करता है उसको हम इस चीज से समझेंगे। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि हम जानते हैं कि एक उत्पादक होता है। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक क्या होते हैं? वे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो केमिकल सिंथेसिस करके बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं। और मोटे तौर पे उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे, जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? सौर प्रकाश की उपस्थिति में, मृदा से जल और पोषण लेके, और वायु से CO2 लेके। तो इन चीजों को लेके ये क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया में क्या निकलती है? प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा उत्पादक हो गया। तो जैसे हमारे हो गए पेड़ पौधे। ठीक है, और दूं 5 सर गए घर भी आएंगे। ठीक, तो यहां पे हमने डिस्कस किया उत्पादक के बारे में कि प्रोड्यूसर कौन है। उत्पादक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गए पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, और प्लस पोषण लेते हैं। सूर्य है प्रकाश, और वायु से CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2। और इससे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। और उनसे अपना ये भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे फल फूल लग गया, पत्ती बन गई, सारी चीजें बन गई। फसल में भी यही होता है, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो ऐसे इन्होंने क्या किया? अपना भोजन निर्माण कर लिया। किसके द्वारा? अजैविक घटकों के सहयोग से। तो इसके बाद होता क्या है? इस उत्पादक को अब क्या करेगा? एक जानवर जो शाकाहारी है, जैसे गाय हो गई, या इंसान जो शाकाहारी है, वो क्या करेगा? इस फल को, पौधे के फल को, पत्तियों को क्या करेगा? खा लेगा। ठीक है, क्या करेगा? खा लेगा। अब चूंकि पहला खाने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, इसको लिख लीजिए। चूंकि ये पहला ऐसा जीव है जो उत्पादक को खा रहा है, पेड़ पौधों को खा रहा है, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। नोट करिए इसको, प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधों पे। तो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, उत्पादक का जो पोषण स्तर होता है, एक होता है पोषण स्तर, उपभोक्ता वाला तो अलग है। पोषण स्तर तो ये होता है प्रथम पोषण स्तर पे, क्योंकि पहला पोषण जो पा रहा है वो यही पा रहा है। तो पहला प्रथम पोषण स्तर पे कौन होता है? उत्पादक। अब उत्पादक को कौन खाया?
प्राथमिक उपभोक्ता कौन है ये? वे जीव जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ये किस पोषण स्तर पे हैं? अब चूंकि पहले पोषण स्तर पे कौन है? पेड़ पौधे, उत्पादक है, तो द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता किस स्तर पे होगा? द्वितीय पोषण स्तर पे, द्वितीय पोषण स्तर पे होगा। ठीक, अच्छा अब जैसे क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता ने फसल खा लिया, बकरी है मान लो, बकरी ने फसल खा लिया, अब बकरी को क्या करेगा? ठीक है, अब क्या करेगा? बकरी हो गई या गाय हो गई, अब इसको क्या करेगा? भेड़िया होगा या कोई और जानवर होगा उसको खा सकता है। ऐसे जानवर जो शाकाहारियों को खाते हैं केवल, तो वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। लिख लीजिए, ऐसे जीव या वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकाहारियों पर निर्भर करते हैं। किस पे? शाकाहारियों पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, द्वितीय प्रथम वाले किस पे होते हैं? पेड़ पौधों पे निर्भर, और द्वितीय वाले ऐसे जीवों पे निर्भर होते हैं जो शाकाहारी हो, निर्भर जो शाकाहारी हो, हर्बीवोरस, जो केवल फल फूल पत्ती खा रहे हो। जैसे मान लो बकरी हो गई, तो अब बकरी को जो खाने वाला होगा जानवरों, क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता या सेकंड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता। और इसका पोषण स्तर कितना होगा? इसका पोषण स्तर होगा तीसरा। लिख लीजिए, इसका जो पोषण स्तर होगा वो होगा तीसरा स्तर। तो तृतीय पोषण स्तर पे कौन होगा? ये होगा। ठीक, जैसे भेड़िया वगैरह हो गए, ये तृतीय स्तर पे होंगे। ठीक है, ये हो गया। या आप सांप को इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, फसल होगी, फसल को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। ठीक, अब फसल होगी तो इसको टिड्डे ने खा लिया, तो टिड्डा क्या हो गया? फसल क्या होगी? ये उत्पादक हो गया। और टिड्डा क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब टिड्डे को किसने खाया? मेढक ने, तो मेढक क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मेढक को कौन खा सकता है? मेढक को सांप खा सकता है। ठीक, तो प्रथम वाले क्या खाते हैं? प्रथम वाले पेड़ पौधे खाते हैं, और प्रथम वालों को जो खाता है वो क्या कहलाता है? द्वितीय उपभोक्ता। ये ऐसे जानवरों को खाता है जो केवल शाकाहारी होते हैं, जैसे मेढक। ठीक, और फिर मेढक को खाने वाले तृतीय उपभोक्ता, जैसे सांप वगैरह हो गए, तृतीय उपभोक्ता। और इनका स्तर कौन सा होगा? फोर्थ स्तर। इसमें कौन से होंगे? शेर वगैरह भी आते हैं। जैसे मान लो भेड़िए ने खाया किसको? गाय को या किसी और जानवर को जो शाकाहारी है। अब भेड़िया को कौन खाएगा? शेर। तो शेर कौन सा हो गया? तृतीय उपभोक्ता या चौथा पोषण स्तर है, याद रखना। कौन सा? चौथा पोषण स्तर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं, वे उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता कौन है? वे उपभोक्ता जो जिनका आहार प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो, उन्हें बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ये चौथे स्तर पर। जैसे आपका सांप को बाज खा ले तो तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, और शेर जो होता है, बाघ होता है, ये सब किसमें आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, शेर, बाघ, ये सब किसमें है? तृतीयक उपभोक्ता में है। ठीक, और द्वितीयक में क्या था? द्वितीयक में था भेड़िया। ठीक, और इन सबको खाने वाला, सबको जो है वो प्रथम हो द्वितीय हो, सबको खाने वाला क्या कहलाएगा? वो होगा सर्वाहारी, और वो होगा सर्वोच्च पोषण स्तर पे। याद रखना, किस पे? हाईएस्ट
ट्रॉफिक लेवल इसे बोलते हैं, सर्वोच्च पोषण स्तर पे होगा और वो होगा सर्वाहारी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर सर्वाहारी। जैसे मनुष्य किसमें आता है, मनुष्य में जो मनुष्य अगर देखा जाए तो मनुष्य मांसाहार भी करता है और शाकाहार भी करता है, तो वो सर्वाहारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने इकोलॉजी को देखा, इकोसिस्टम क्या होता है, फिर ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इसमें एनर्जी कहां से मिलती है, पोषण कहां से मिलता है। अच्छा, अब इन चीजों को खाने के बाद होगा क्या, ये चीजें जब नष्ट होंगी, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उत्पादक या सर्वाहारी, जब भी ये नष्ट होंगी तो ये कहां आ जाएंगी, अपघटक के पास। और अपघटक क्या करेंगे, जो डिकम्पोजर होंगे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करेंगे, मृत जीवों को क्या करेंगे, चाहे वो प्राथमिक क्यों, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, चाहे चतुर्थक हो, मतलब सर्वाहारी हो या उत्पादक हो, इन सबको डिकम्पोज करके फिर से मिट्टी में पोषण को पहुंचा देते हैं, न्यूट्रिशन को फिर से पहुंचा देते हैं। अच्छा, अपघटक क्या होते हैं पता है, अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना लेते खा लेते हैं, अपघटक ऐसे नहीं करते हैं। अपघटक क्या करते हैं, जैसे कोई मृत बॉडी है या मृत जीव कुछ भी सामान है, उस पे क्या करेंगे, ये एंजाइम छोड़ते हैं और एंजाइम छोड़ के क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसमें जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ये काम करते हैं। तो ये अपघटक इससे जुड़े हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से एक इकोसिस्टम वर्क करता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पोषण स्तर पे क्वेश्चन आया हुआ है। पारिस्थितिकी निकाय में, यूपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत कहां से आ रहा है, सूर्य से। ठीक है, क्योंकि सूर्य से ही ऊर्जा आती, फिर वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। एक होता है 10% एनर्जी ट्रांसफर का नियम, उसे बोलते हैं, लिंडमैन ने 10% 10% लॉ दिया है। क्या दिया है, 10% लॉ, 10% का नियम। ये किसने दिया है, लिंडमैन ने। ये क्या नियम है मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ये नियम कहता है जो ऊर्जा, मान लो उत्पादक के पास ऊर्जा आई 100 यूनिट, ठीक है, तो ऊर्जा जब ट्रांसफर होगी इससे इसमें तो वो इसका 10% ही होगी, ध्यान रखना 10%। जब एक पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तक जाते हुए ऊर्जा का कितना परसेंटेज ट्रांसफर होगा, 10%। इसे बोलते हैं लिंडमैन का 10% नियम। इसको लिख लीजिए, लिंडमैन का 10% का नियम, 10% का नियम। ऊर्जा स्थानांतरण का होता है कि जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से इसमें होगा या इससे इसमें होगा या इससे इसमें होगा, हमेशा 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगी। अगर इन उत्पादक ने 100 बनाई है तो यहाँ केवल 10 जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं 10% का
नियम। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। 10% का नियम ये लिंडमैन ने दिया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण के समय 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, अर्थात लॉस हो जाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये नियम याद रखना पहला। और दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ठीक, तो ये नियम है किसके? पारितंत्र के नियम। इसको लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए, मैं बोलता हूं आपको। पारितंत्र संबंधित नियम, रूल्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। ठीक है, रूल्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। तो सबसे पहला क्या मैंने बताया था आपको, एक तो देखो, एक ये होता है कि इसके नियम जो पहले थे वही आज भी बने रहेंगे, अर्थात एक रूपता का नियम होता है। एक रूपता का नियम, पारितंत्र का एक रूपता का नियम क्या कहता है? जो पर्यावरण के नियम पहले थे वही नियम आज भी होंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र के पहले नियम थे वो आज होंगे, पहला नियम लिख लीजिए। दूसरा नियम, ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है और लास्ट में ये खो जाती है ऊर्जा। ठीक है, जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से लॉस। और यूनिडायरेक्शनल तीसरा होता है, जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, ट्रॉफिक लेवल से 1 फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी ऊर्जा लॉस हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए। ये तीनों नियम हमने देखा, पारिस्थितिकी तंत्र के नियम। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी ये यूपीपीसीएस आरओ में भी आया है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम को समझा। और इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, हर्केल एंड एजी टांसले का। हैकेल और टांसले दोनों का नाम याद रखिएगा और ये नियम याद रखिएगा, और कैसे ये वर्क कर रहा है इसको आप पोषण स्तर को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। अब आप लोग पूरी मेहनत से ऐसे लग के पढ़ते रहिए और जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप अच्छे से करके जाइए। एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल बनेंगे। तो बिल्कुल ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में।